को ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, पुराने हैं बाज़ार के और बहुत तेज़ी मंदी के साइकिल देखें। सबसे पहले ये बताइए संजय, गुड आफ्टरनून, कि अभी आपका बाज़ार पर रवैया क्या बैठ रहा है? आप इंक्रीमेंटली पॉजिटिव हो गए या आप इस पुल बैक रैली को ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं मानते, अभी भी आप कॉशियस हैं? पहले आपका बिग पिक्चर स्टैंड क्या है? देखिए, बिग पिक्चर स्टैंड अगर आप देखें तो जिस तरह का रेजिलियंस इंडियन मार्केट्स ने दिखाया इन दी वेक ऑफ वेरी हाई एफआईआई सेलिंग, उससे एक चीज तो साफ हो जाता है कि इंडियन मार्केट्स में अब काफी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन है जो कि बाजार को एक सपोर्ट दे सकता है। अगर आप इस महीने की शुरुआत को ले तो बाजार ने इस क्वार्टरली सीजन को बहुत ही आई वुड से कम उम्मीदों के साथ अप्रोच किया, क्योंकि जिस तरह का कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन था, जिस तरह की नॉइजेज आईटी के बारे में किए जा रहे थे, तो लोगों को इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट से बहुत कम एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन अगर आप रिजल्ट्स को देखें ओवरऑल, तो रिजल्ट्स एक्चुअली ज्यादातर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड कर गए। तो अब जैसा कि अभी का सिचुएशन है, कमोडिटी प्राइसेस में काफी गिरावट आई है, तो अगर हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर के बारे में अगर आउटलुक निकालें तो हो सकता है कि वो आउटलुक हमारे फर्स्ट क्वार्टर के आउटलुक से ज्यादा अच्छा हो। तो मेरा शुरू से मानना रहा है अजय कि बाजार के तीन स्तंभ होते हैं: लिक्विडिटी, वैल्यूएशन एंड इवेंट्स। इवेंट्स हमारे आसपास रोज घट रहे हैं और हम उनको रिएक्ट करते हैं, लेकिन लिक्विडिटी की जो नेगेटिव फोर्स बाजार पर अब तक कायम थी एफआईआई के सेलिंग के कारण, पिछले सप्ताह से लग रहा है कि या तो वो कम हो गई है या पॉजिटिव हो गई है। रही बात वैल्यूएशन की, तो अगर इस तरह की रिजल्ट और इस तरह की कमेंट्री जो हम इस बार सुन रहे हैं, अगर वो सस्टेन हो जाती है, तो जितना मायूस हम FY23 के ओवरऑल नंबर से थे, शायद हम उतना मायूस ना हो। तो ओवरऑल अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को तालमेल कर देखें तो ज्यादातर बुलिश सेंटिमेंट की तरफ झुकाव है रादर देन बेयरिश सेंटिमेंट। इसीलिए मैं समझता हूं कि बाजार इस रिजल्ट सीजन के खत्म होने के बाद एक क्लियर डायरेक्शन लेगा और शायद ऊपर की तरफ ही लेगा। और बात संजय, आपने अपने करीब करीब 2.5 दशक के करियर में आपने बहुत सारे साइकिल्स देखे, अलग अलग चीज़ों ट्रिगर हुए थे। ये साइकिल, ये जो करेक्शन है, ये ओवर वैल्यूएशन से ट्रिगर्ड था और इसको यूक्रेन वॉर और इन्फ्लेशन, रिजल्टेंट इन्फ्लेशन ने बल दिया, तो ये करेक्शन 10-11 महीने छा गया है। अब जिस बात को बाजार चिंता व्यक्त कर रहा है वो है ग्रोथ स्लो डाउन। आप उसको कितनी तवज्जो देंगे, या आपको लगता है कि इन्फ्लेशन का सुधर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए ग्रोथ पे परेशान होने वाली जरूरत नहीं है? तो अगर आप पिछले 2 साल की अर्निंग्स ग्रोथ को डाइसेक्ट करें तो आप पाएंगे कि उसमें 3 वेव्स आए प्रोमिनेंटली। पहला वेव जो अर्निंग्स ग्रोथ का आया वो तब आया जब कोविड के काल में कंपनीज ने अपने कॉस्ट को बहुत ही अग्रेसिवली कट किया और उसके कारण जो उनका या तो मार्जिन प्रोटेक्ट हो गया या मार्जिन एक्सपैंड हुआ, तो पहला वेव ऑफ प्रॉफिट्स वहां से आया। दूसरा वेव जो प्रॉफिट्स का आया वो आया कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर जाने से, और तीसरा वेव जो प्रॉफिट्स का आया वो आया बैंकिंग क्षेत्र में अच्छे मुनाफे आने के कारण। आज अगर आप देखें तो कमोडिटी प्राइसेस में भले ही थोड़ी सी गिरावट हो रही है, लेकिन जहां पर वो थे आज से 2 साल पहले, आज भी उस लेवल से अधिकतर कमोडिटी जो है वो ऊपर के लेवल पे हैं। रही बात बैंकिंग क्षेत्र की, तो बैंकिंग क्षेत्र में जिस तरह के रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं और जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है वो भी एक पॉजिटिव है। और तीसरा जो है मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कंपनीज इनिशिएटिव लिए, आज इन एनवायरनमेंट जहां पर की डिमांड ग्रोथ कम है और मार्जिन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो जब डिमांड खुलेगा तो ये कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पर और ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। तो इसी के लिए मुझे लगता है कि चूंकि FY22 में इतनी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ का एक फाउंडेशन बना हुआ है, उसके ऊपर FY23 में प्रॉफिट ग्रोथ ऑफकोर्स एक चैलेंज होगा। लेकिन पिछले, अगर आप मार्केट के साइकिल्स को देखें तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि प्रॉफिट ग्रोथ एक साल आया है और उसके बाद विंपर के साथ कोलैप्स हो गया है। प्रॉफिट ग्रोथ की एक मोमेंटम होती है जो कि 2, 3 या 4 साल, 5 साल तक भी चली जाती है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि FY23 के रेट ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ से FY22 के रेट ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ से FY23 की प्रॉफिट ग्रोथ की मात्रा कम होगी, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ तो निश्चित होगा।
बिल्कुल संजय, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। ऑफ कोर्स ये पूरा हफ्ता ट्रिगर्स भी कई सारे हैं, ग्लोबल मार्केट के भी और साथ ही डोमेस्टिक मार्केट्स के अपने भी ट्रिगर्स हैं। इस बीच यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर भी फोकस है और खासतौर से अगर अग्रेसिव रेट हाइक्स की बात निकल कर आती है, जो कि एंटिसिपेटेड भी फिलहाल लग रहा है, क्योंकि 75 बेसिस पॉइंट्स तो समझ आ रहा है, लेकिन अब फुल पॉइंट परसेंटेज हाइक की भी बातचीत यहाँ पर सामने आती हुई दिख रही है। ऐसे में कितनी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, करेंसी बॉन्ड कहाँ पर कितना इम्पैक्ट आता हुआ इसका दिख सकता है? तो ये जो हमारी मार्केट में रैली आई, अगर आप देखें तो ये रैली की शुरुआत बहुत हद तक यूएस के मार्केट की रैली से हुई थी, और वहां पर आज के माहौल में 75 बेसिस पॉइंट का ही रेट हाइक फैक्टर्ड इन है, क्योंकि कुछ फेड गवर्नर्स ने जिस तरह के स्टेटमेंट दिए, और ये जो बहुत ही हॉकिश गवर्नर्स थे उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए, उससे लगा कि शायद वो अग्रेसिव 100 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक ना हो। इसके विपरीत अगर मान लीजिए कि 100 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आता है, तो मेरे ख्याल से एक झटका बाजार को लगेगा और उसका कोलैटरल डैमेज हो सकता है, हमारे बाजार पे भी हो। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी हद तक क्लियर कर दिया है कि हमारी रेट हाइक की ट्रेजेक्टरी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले पॉलिसी में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद एक और रेट हाइक भी हो जाए। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट का सपोर्ट इक्विटी मार्केट्स को नियर टर्म में नहीं होने वाला। नियर टर्म में इंटरेस्ट रेट से जुड़े कंसर्न्स, दिक्कतें भारतीय बाजारों के लिए रहेगी। संजय जी, थैंक यू सो मच इजी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। पूजा दिस साइड। तो फिर इस माहौल में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए? आप किन किन सेक्टर्स पर पॉजिटिव हैं? क्लियर कट 3 सेक्टर्स हैं जहां पर की व्यू बुलिश इमीडिएटली बनाया जा सकता है। उनमें नंबर 1 है ऑटो। बिकॉज जितनी ज्यादा हम लोगों ने नेगेटिव बातें सुनी ऑटो के बारे में, लेकिन कभी ये नहीं सुना कि ऑटो में डिमांड की कमी है। मतलब आप देखिए, कोई भी ऐसी ऑटो कंपनी नहीं होगी जिसमें कि 3 से 9 महीने तक की वेटिंग लिस्ट नहीं है फॉर देयर मॉडल्स। प्लस जिस तरह की अग्रेसिवली न्यू मॉडल्स लॉन्च किए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से डिमांड पर्सपेक्टिव से ऑटो में कोई भी रुकावट नहीं है। जो परेशानी थी वो 2 तरफ से थी। एक तो सेमीकंडक्टर की सप्लाईज को लेके थी और कमोडिटी प्राइसेस के इन्फ्लेशन को लेके थी। अब अगर आप देखिए, ये जो दोनों फ्रंट है, कमोडिटी प्राइसेस वो सॉफन हो रहे हैं, सेमीकंडक्टर की रहते, मुझे लगा कि आप इतनी जल्दी बातचीत करके चले गए, पता चला टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। आपसे जल्दी से आपके स्टॉक्स और सेक्टर्स का व्यू ले लेते हैं। अभी आपके पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन किस तरह से है? लार्ज कैप क्या है आपके पास? मिड कैप में आप किस तरह के नेम आपने शामिल किए लास्ट कुछ महीनों के करेक्शन में? क्या है फ्लेवर, क्या है आपके पोर्टफोलियो का? देखिए, ज्यादा झुकाव मिड कैप की तरफ है। हाँ, क्योंकि अगर पिछले साल भर का ट्रेंड अगर आप देखें तो मार्केट बहुत बॉटम अप हो चुका है। आप सेक्टोरल कॉल्स लेके या टॉप डाउन अगर आप मार्केट में ऑपरेट करना चाहते, तो पिछला साल कठिन रहा है और ये साल भी वैसे ही रहा है। सो लार्ज कैप मिड कैप के बीच में प्रेफरेंसेस फॉर द मिड कैप्स। मिड कैप में इंडिविजुअल स्टॉक्स तो अपने चॉइसेस हैं, लेकिन अगर आप सेक्टोरल प्रेफरेंसेस पे जाएं तो मैं जैसे कह रहा था बिफोर आई गॉट डिस्कनेक्टेड कि ऑटो इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। उसके बाद अगर सेकंड प्रेफरेंस है तो वो है बैंकिंग के लिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह का रूपरेखा बन गया है, क्रेडिट ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, प्लस ओवरऑल बैंकिंग में जितना क्लीन अप हो चुका है बैलेंस शीट, तो वो सेकंड सेक्टर है जो मुझे लगता है कि काफी यहाँ से पॉजिटिव रहेगा और मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। तीसरा सेक्टर जो शायद अब रेकनिंग में आ रहा है वो है कैपिटल गुड्स का सेक्टर, क्योंकि बहुत दिन तक इस सेक्टर ने पार्टिसिपेट नहीं किया और काफी कंपनीज हैं जो कि केपेक्स के प्लान्स को अब सीरियसली परस्यू कर रही हैं। ओवरऑल भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का भी रुझान इस तरफ ज्यादा है। तो ये तीसरा सेक्टर है जिसको मैं समझता हूं कि वो जो मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। एब्सोल्युटली। तो टेक्सचर जो है ऑटोमोबाइल स्पेस का, बैंकिंग सेक्टर का और उसके ठीक पीछे कैपिटल गुड्स का बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते ये प्रेफर्ड सेक्टर कैटेगरी संजय जी की तरफ से आते हुए। संजय, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर सेक्टर स्पेसिफिक इकोनॉमी पर खास तौर से विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू।